दोस्तों हमारे पहले एपिसोड रेसलर्स इंस्पायर्ड फ्रॉम हॉरर मूवीज़ में आपका स्वागत है। और हमारे इस सीरीज़ के पायलट एपिसोड में हम बात करेंगे उस कैरेक्टर के बारे में जो न्यू जनरेशन एरा के समय इंट्रोड्यूस हुआ था। WWF के गोल्डन एरा के सक्सेसफुल होने के बाद फेडरेशन में सुपरनेचुरल गिमिक सक्सेसफुली फैंस को एंटरटेन करने में कामयाब रही थी। WWF में जायंट मॉन्स्टर्स, वुडू प्रैक्टिशनर, डेडमैन, हार्टब्रेक किड और ट्रक ड्राइवर्स जैसी गिमिक्स इंट्रोड्यूस हुए थे। तब WWF में एक ओवर द टॉप, क्रेजी, लाफिंग और इवल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था जो क्राउड अटेंडेंस में से रेसलर्स पर आकर प्रैंक करता था। 31 अक्टूबर 1993 के WWF सुपरस्टार्स के शो में फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था एक क्रेजी मैनिएक टाइप ऑफ इवल क्लाउन जिसे क्राउड में देखा गया था टटांका के एक मैच में, पर उसे कुछ सेकंड्स के लिए ही दिखाया गया था, फिर वो गायब हो गया था। कुछ हफ्तों तक वो क्लाउन ऐसे ही अपीयर होता रहा और धीरे धीरे इसके बारे में चर्चा होने लगती है। फिर वो क्लाउन रेसलर्स क्राउड पर प्रैंक करने लगता है और ये क्लाउन और कोई नहीं बल्कि डूइंग द क्लाउन था जिसे मैट ऑसबॉर्न ने प्ले किया था। मैट ऑसबॉर्न एक ट्रबल्ड व्यक्ति रहे थे और अपने जीवन के दौरान वे एक अच्छे रेसलर थे। 1985 से लेकर 86 तक वे WWF का पार्ट रहे थे। उस टाइम पर उन्होंने रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट को रेसल किया था रेसलमेनिया 1 में, जो हुआ था मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में। फिर ऑसबॉर्न वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप रेसलिंग में 1986 से 89 तक रहे थे, जहां वे बस सवार के साथ उन्होंने टैग टीम बनाई थी। 91 से लेकर 92 तक ऑसबॉर्न WCW में रहे थे, जहां उन्होंने बिग जॉश के नाम से रेसल किया था। 1992 में ऑसबॉर्न ने एक मीटिंग करी थी विंस मैकमैन के साथ में और विंस मैकमैन ने ऑसबॉर्न को एक नया कैरेक्टर दिया था। रोड वॉरियर हॉक ने एक बार ऑसबॉर्न को बैक स्टेज वीड पीते देखा था और ऑसबॉर्न के बाल सिम्पसन्स एनिमेशन के डस्टी द क्लाउन जैसे दिख रहे थे। रोड वॉरियर हॉक बैक स्टेज दूसरे नए रेसलर्स को क्रिएटिव आइडियाज़ दिया करते थे और जो स्मोकिंग स्कल बेल्ट स्टीव ऑस्टिन ने के WWF चैंपियनशिप बेल्ट पर आपने देखा होगा, वो असल में रोड वॉरियर हॉक का आइडिया था। फिर उसके बाद से ही डूइंग का कैरेक्टर पर काम होना शुरू होता है और उनका कंसेप्ट अलग अलग तरह के कलरफुल आउटफिट्स में होता है। डूइंग द क्लाउन का कैरेक्टर इंस्पायर्ड होता है बैटमैन टीवी सीरीज के जोकर से, लेकिन उनका जो मेन इंस्पिरेशन आया था वो आया था स्टीफन किंग के IT नॉवेल से। हॉरर आइकन पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन जो अर्ली 90s के टाइम पर बहुत पॉपुलर टीवी सीरीज थी अमेरिका में। पेनीवाइज का कैरेक्टर बहुत पॉपुलर था, लेकिन इसके बारे में कभी भी मेंशन नहीं किया गया था कि डूइंग का कैरेक्टर पेनीवाइज से ही इंस्पायर्ड था। ब्रूस प्रीचर्ड ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि डूइंग का कैरेक्टर इंस्पायर्ड था 1988 की मूवी किलर क्लाउन्स फ्रॉम आउटर स्पेस से, पर इसमें कोई शक नहीं कि जब ITTV सीरीज आई थी अमेरिका में, डूइंग द क्लाउन ने उसी के आसपास ही डेब्यू किया था। दोनों पेनीवाइज और डूइंग की पर्सनैलिटी सिमिलर थी। पेनीवाइज एक इविल एंटिटी थी जो क्लाउन के रूप में बच्चों का शिकार करती थी और विंस ने कभी नहीं कहा कि डूइंग पेनीवाइज से इंस्पायर्ड है, पर ऑसबॉर्न ने अपना डूइंग का मैनरिज्म पेनीवाइज से कॉपी किया था। डूइंग एक पल हंसता था और अगले सेकंड्स में वे इवल हो जाता था। पेनीवाइज अपने विक्टिम्स के साथ माइंड गेम्स खेलता था और डूइंग भी ऐसा ही करता था। जब डूइंग की एंट्री होती थी तो वो रिंग में हंसते गाते आता था, पर सडनली उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते थे और वे अपने अनप्रेडिक्टेबल टैक्टिक्स से क्राउड को डराता था। डूइंग अपने मैचेस के दौरान अपने अपोनेंट्स पर खतरनाक सबमिशन होल्ड्स अप्लाई करता था। मैच के बीच में वो लाफ करता था और अपने मैचेस को एंजॉय करता था। डूइंग अपने अपोनेंट्स के साथ प्रैंक करता था और जो रिंग साइड प्रेजेंट होते थे वो उनके साथ भी कुछ अजीबोगरीब चीज़ें करता रहता था। डूइंग क्राउड में बैठे बच्चों को रुला देता था अपनी इविल टैक्टिक से। लोग ये जानने के लिए इच्छुक हो गए थे कि ये व्यक्ति फेस पेंट क्यों लगाता है और इसके पीछे इसका क्या इंटेंशन है और वो अपनी इविल और सिनिस्टर हंसी के पीछे क्या राज दबाए हुए है। ओरिजिनली डूइंग द क्लाउन ने एक साल भी पूरा नहीं किया था WWF में। डूइंग का फर्स्ट मेजर फ्यूड WWF में हुआ था क्रश के साथ। WWF सुपरस्टार्स के एक सेगमेंट में डूइंग क्रश के मैचेस के दौरान दिखते रहते हैं और एक बार डूइंग क्राउड में बैठे बच्चों पर प्रैंक करता है और क्रश डूइंग को ऐसा करने से रोकते हैं, तो क्रश डूइंग की बाह को पकड़ लेते हैं। अगले हफ्ते ऐसा ही फिर से होता है, तब डूइंग अपनी तरफ से क्रश को एक फ्लावर देते हैं और उनका एक हाथ फ्रैक्चर होता है और जब क्रश वहाँ से जाने लगते हैं और वे अपनी पीठ को घुमाते हैं तो डूइंग अपने नकली हाथ से उन पर अटैक करता है और क्रश को वे बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। यह अटैक डूइंग के द्वारा बहुत विशियस और सैडिस्टिक था। फिर रेसलमेनिया 9 में क्रश और डूइंग का मैच बुक हुआ था और मैच के दौरान हमें 2 डूइंग्स दिखे थे। उनका फ्यूड जेरी द किंग लॉवर के साथ रहा था। समर स्लैम 1993 में उन्होंने ब्रेट द हिटमैन हार्ट के साथ रेसल किया था और उस मैच में उन्होंने अपनी रेसलिंग एबिलिटीज़ को खुलकर दिखाया था। किंग ऑफ द रिंग 1993 में डूइंग ने मिस्टर परफेक्ट के साथ रेसल किया था और उस टाइम के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत अच्छा मैच दिया था। रॉ के एपिसोड में जहां उन्होंने फिर से मिस्टर परफेक्ट के साथ रेसल किया था, एक अच्छा मैच डिलीवर किया था। डूइंग का एक और मैच हुआ था मार्टी जेनेटी के साथ में रॉ में और वो भी डूइंग के करियर का वन ऑफ द बेस्ट मैचेस में से एक रहा था। इसके बाद डूइंग फेस हो गए थे और उन्होंने अपना 1 साल पूरा भी नहीं किया था WWF में और डूइंग मैट ऑसबॉर्न को फायर कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने उस समय एक पॉलिसी को वायलेट किया था। वो अपने होटल के कमरे में वीट फूकते दिखे थे।
और इसी के चलते मैट ऑसबॉर्न को फायर कर दिया गया था। इसके बाद से डूइंग द क्लाउन जो कॉपीराइट था WWE का, उसे बहुत सारे दूसरे रेसलर्स ने प्ले किया था और डूइंग इसके बाद से कॉमेडी क्लाउन बना दिया गया था और वो मोस्टली लो प्रोफाइल मैचेस का ही पार्ट रहता था। डूइंग की एज अ कैरेक्टर मिस्ट्री और मैनरिज्म सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वे काफ़ी पॉपुलर रहे थे ओवर द ईयर्स। और जो मैट ऑसबॉर्न का पोर्ट्रेयल था डूइंग का, वो बेस्ट पोर्ट्रेयल था डूइंग का WWF से फायर हो जाने के बाद। मैट ऑसबॉर्न ने डूइंग के कैरेक्टर को ECW में भी प्ले किया था, जिसमें वो हाफ फेस पेंट में दिखे थे और उन्होंने अपना रिंग नेम रखा था बॉर्न अगेन, और वे अपनी विक्टिम्स पर क्लाउन की विग लगा देते हैं। पर विंस ने बॉर्न को नोटिस भेज दिया था कि डूइंग उनका कॉपीराइट है और फिर बॉर्न ने उस कैरेक्टर को रोक दिया था प्ले करने से। डूइंग का कैरेक्टर WWE में बहुत सालों तक दिखा था। रेसलमेनिया 17 में वे गिमिक बैटल रॉयल में दिखे थे। रॉ की 15th एनिवर्सरी में डूइंग को फिर से मैट ऑसबॉर्न ने प्ले किया था फाइनल टाइम। डूइंग द क्लाउन का कैरेक्टर WWF ने बहुत हाई क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ बनाया था, पर वे अपनी अनलिमिटेड पोटेंशियल के बाद भी डूइंग का कैरेक्टर अच्छे से नहीं उभर पाया था। डूइंग का कैरेक्टर बहुत यूनिक और मिस्टीरियस था उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि न्यू जनरेशन WWE का एक लो पॉइंट था और बहुत सारी सिली गिमिक्स का डिपार्टमेंट था। और जो लिमिटेड रेसलर्स उसमें से उभर कर आए थे, उनमें से एक थे मैट ऑसबॉर्न या डूइंग द क्लाउन। और अपनी पर्सनल लाइफ में मैट ऑसबॉर्न एक ट्रबल्ड व्यक्ति थे। उनका लक उनके कैरेक्टर के फेवर में नहीं गया था और उनके जाते ही उनके कैरेक्टर को वेस्ट कर दिया गया था और उसे उसके बाद से एक लो कार्ड टैलेंट बना दिया गया था, जो बहुत ही शेमफुल लगता है इतने सालों बाद भी। डूइंग का ओरिजिनल क्रिएशन इतना ज़्यादा प्रभावशाली साबित हुआ कि आज के टाइम पर मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूं और इस कल्ट फिगर पर हम एक नज़र डाल पाए। तो होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर करें फिटनेस एंड रेसलिंग फैक्ट्स चैनल को। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए हॉरर कैरेक्टर के साथ में। तब तक के लिए स्टे अपडेटेड रहिएगा।